सभी जन मंगलाचरण करने के लिए अपने अपने हाथ जोड़ें। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज तृतीय अध्याय, और तृतीय अध्याय में जो प्रकरण चल रहा था वो मध्यलोक की रचना के बारे में चल रहा था। मध्यलोक की रचना को देखते हुए हमने पहले असंख्यात द्वीप समुद्रों के बारे में पढ़ा था कि असंख्यात द्वीप समुद्र वलयाकार एक दूसरे को घेरे हुए, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उस प्रकार से होते हैं। चूड़ी की आकृति के होते हैं सारे के सारे, सिर्फ जम्बू द्वीप जो थाली के आकार का होता है। कितने होते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। और ये द्विर विष्कंभा, मतलब इनका विस्तार एक दूसरे दुगना दुगना होता चला जाता है। ठीक है, दुगना दुगना विस्तार होता चला जाता है। फिर पहले सब द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीरवर समुद्र। ऐसे करते करते आखिरी द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। ये हमने देख लिया था। फिर ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमने जम्बू द्वीप की रचना देखनी चालू करी थी। तो हमने जम्बू द्वीप के बारे में देखा था कि जम्बू द्वीप जो है वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला, मध्य में तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो है ना, उन सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में थाली के आकार का जम्बू द्वीप होता है। उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, मेरु जिसकी नाभि है। ऐसा योजन 6 सहस्त्र विष्कंभो, ऐसे 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप होता है। उस जम्बू द्वीप की रचना का वर्णन करने के लिए हमने क्या देखा था कि उस जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत हैं। कौन कौन से? हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। और ये वर्षधर पर्वत इस जम्बू द्वीप को 7 वर्षों में या 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। वो 7 क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं? तो भरत क्षेत्र है ना, भरत वर्ष या भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। हर किसी के आगे वर्ष लगाना है। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद सूत्र में लिखा था कि ये जो वर्षधर पर्वत हैं, जो 6 पर्वतों के नाम लिए हमने, ये कैसे हैं? इनके पार्श्व भाग में मणि जड़ित हैं। कैसे मणि जड़ित हैं? कि इनके दीवाल के आकार के हैं ये, नीचे से, ऊपर से और बीच में से समान विस्तार के हैं ये पर्वत। जैसे पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे ट्रायंगल शेप के होते हैं। ये ऐसे नहीं है, ऐसे पर्वत हैं खड़े। ठीक है, जैसे दीवार होती है वैसे पर्वत हैं ये। और इनका जो पार्श्व भाग मतलब क्या? ये वाला जो हिस्सा है, ये पार्श्व भाग मणि जड़ित है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मणि जड़े हुए हैं। इनकी कांति कैसी है या किसके बने हुए हैं? तो हिमवन पर्वत हेम यानी सोने का, महाहिमवन पर्वत अर्जुन, हेमार्जुन लिखा हुआ था सूत्र में, हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, फिर रजत और फिर हेम वापस से ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो हेम मतलब हिमवन पर्वत सोने का बना हुआ है। फिर महाहिमवन पर्वत चांदी का बना हुआ है। फिर निषद पर्वत तपे हुए सोने का बना हुआ है। ठीक है,
तपे हुए सोने का रंग जैसा लाल होता है वैसा। फिर नील पर्वत जो है वो वैडूर्य मणि के समान नीले रंग का है। फिर निषद नील रुक्मी, रुक्मी पर्वत जो है वो वापस चांदी के समान या चांदी का बना हुआ है। और शिखरी पर्वत वापस सोने का बना हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। जो सूरज होता है, सूर्य क्या करता है, अपन ज्योतिष विमानों के बारे में अगले अध्याय में वर्णन पढ़ेंगे जब देवगति का वर्णन आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, कलर से संबंधित है इसलिए। सूर्य क्या करता है, इस मेरु की प्रदक्षिणा देता है, ठीक है। दो सूर्य हैं जम्बू द्वीप में, दो। वो क्या कर रहे हैं, इस मेरु की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ठीक है। वो जब इस मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं तो क्या करते हैं, अपन देखो यहाँ भरत क्षेत्र में अपन लोग हैं, तो अपने लिए जब मेरु की प्रदक्षिणा देता हुआ आएगा तो कैसे आएगा, जब सनराइज होगा। तो सनराइज कैसे होगा, जब यहाँ से होता हुआ आएगा, देखो ऐसा गोल घूमता हुआ आएगा और इस निषद पर्वत को पार करेगा तब भरत क्षेत्र में सनराइज होगा, ठीक है। तो जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो सूर्य का कलर कैसा होता है, लाल रंग की लालिमा दिखती है सूर्य की। तो लाल रंग की लालिमा क्यों दिखती है सूर्य की, क्योंकि ये निषद पर्वत जो है वो लाल रंग का है। तो उसकी कांति जब सूरज पे पड़ती है तो सूरज की ओरिजिनल कांति में लाल रंग मिक्स हो जाता है, इसीलिए वो सूर्य जो है वो हमको लालिमा के साथ दिखता है, ठीक है। इसीलिए सनराइज के टाइम भी लालिमा के साथ दिखता है और सनसेट के टाइम भी लालिमा के साथ दिखता है, ठीक है। ऐसा घूमता हुआ आएगा तो लाल रंग का दिखेगा, फिर इधर इधर अपने ऊपर आ जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल कांति में आ जाएगा। फिर वापस जब इधर जाएगा, यहाँ यहाँ जब जाएगा इस कोने में तब सनसेट होगा, तो वापस इधर जाएगा तो वापस लालिमा थोड़ी बहुत दिखेगी फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया है, छोटी सी चीज थी। अब अपन आगे देखेंगे। हाँ भैया। दोनों सूरज एक साथ ही रहते हैं कि एक भरत क्षेत्र में एक ऐरावत क्षेत्र में, हाँ ऐसा दोनों रहता है? मतलब 180 डिग्री पे रहते हैं दोनों। जैसे एक अगर यहाँ है हाँ, तो तो एक अपोजिट रहेगा ना। दूसरा यहाँ रहेगा, एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ रहेगा, दोनों ऐसे 180 डिग्री पे रहते हैं। ओके ओके, गॉट इट। हाँ अंकेश भैया। नहीं नहीं, हो गया वो। मतलब हम लोगों को ऐसे समझाया था कि जैसे एक ही लकड़ी है और एक लकड़ी के दोनों एंड पे सूर्य है और बीच में जैसे कंपास में लगा हुआ है और वो ऐसे करके घूम रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे उससे ही 180 हम्म। डिग्री बनेगा, ठीक है। हाँ मतलब दो सूरज घूम रहे हैं अभी? हाँ हाँ जी, दो होते हैं। जो अपन अगले उसमें ज्योतिष विमान का वर्णन पढ़ेंगे, जो है अपने अपने यहाँ रोज एक ही सूरज नहीं उगता है, हर रोज अलग सूरज उगता है अपने यहाँ। मतलब जैसे आज जो सूर्योदय हुआ था तो वो सूर्य अब वापस उदय कब होगा, परसों। कल नया सूर्य का उदय है, ऐसे ऑल्टरनेट डे सेम सूरज आता है। एंड सेम गोज टू चंद्रमा ऑल्सो ना सेम शायद। गोज टू चंद्रमा ऑल्सो। हाँ, ये तो बड़ा सुना है। इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अभी कितने वो कितने सूर्य चंद्र हैं वो अपन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ, लोक अलोक का वर्णन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो है, ये इंटरेस्टिंग है काफी। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया था। फिर हमने अगली चीज क्या देखी थी, हमने सरोवरों के बारे में देखा था। हृद, हृद क्या बोलते हैं, सरोवर। ये जो सरोवर हैं ये 6 सरोवर हैं और ये 6 वर्षधर पर्वतों पर हैं। पहले सरोवर का नाम पद्म, दूसरे का महापद्म, फिर तिगिच्छ, केसरी, पुंडरीक और केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 सरोवर हैं। 6 सरोवर में पद्म सरोवर जो है उसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन की है, ठीक है। लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन की, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 योजन का एक कमल है, 1 योजन का एक कमल है। तो वो जो कमल है, क्या वो कमल अकेला रहता है, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है। क्या वो कमल अकेला रहता है, नहीं, वो कमल अपने परिवार कमलों के साथ में है। तत्वार्थ सूत्र बहुत ही संक्षिप्त ग्रंथ है, ठीक है। इसमें इतनी डिटेल नहीं दी है, लेकिन वो कमल अकेला नहीं है, उसके हजारों परिवार कमल होते हैं, छोटे 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 छोटे, पृथ्वी का एक, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक कमल के बारे में वर्णन दिया हुआ है। अपन त्रिलोक सार, त्रिलोय पंडिती, इन ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। तो अपने को बस यहाँ इतना समझना है, एक कमल के बारे में दिया है, लेकिन वो एक कमल नहीं है,
उसके हजारों परिवार कमल वहां पर रहते हैं। वो जो एक कमल है उसका विस्तार 1 योजन का बताया है। उस 1 योजन के ऊपर एक महल स्थित है, उस महल में व्यंतर देवी रहती है। बाकी सरोवरों बाकी जो सरोवर हैं उनका और उन कमलों का साइज क्या करना है, डबल कर देना है। जो 1000 का पद्म था वो 2000 का महापद्म हो जाएगा, 4000 का तिगिच्छ हो जाएगा। फिर वापस ऊपर 4000 का केसरी, 2000 का महापुंडरीक और 1000 का पुंडरीक हो जाएगा। ये मैंने डायग्राम से अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, साइज भी डबल करनी है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों। ठीक है, और जो अंदर कमल की साइज है उसको भी डबल करना है। 1 योजन का कमल पद्म में था तो महापद्म में 2 योजन का कमल और तिगिच्छ में 3 योजन का कमल 4 योजन का कमल होगा। फिर केसरी में रिपीट, 4 योजन का कमल केसरी में, 2 योजन का महापुंडरीक में और 1 योजन का पुंडरीक में होगा। इन कमलों के ऊपर प्रासाद हैं, महल बने हुए हैं। पृथ्वी का एक कमलों के ऊपर महल बने हुए हैं। उन महलों में कौन रहती हैं? तो 6 देवियों के नाम बताए थे, श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये 6 व्यंतर देवियां रहती हैं। किसके साथ? सामानिक और पारिषद देवों के साथ। सामानिक और पारिषद देवों के साथ ये व्यंतर देवियां रहती हैं। तो श्री, ह्री और धृति देवी सौधर्मेंद्र की आज्ञा का पालन करती हैं। मतलब कौन कौन सी? देखो, ये देखो, पद्म, महापद्म और तिगिच्छ की जो देवियां हैं वो सौधर्म इंद्र की आज्ञा का पालन करेगी। और केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक जो देवियां हैं, मतलब श्री, ह्री, धृति, सौधर्म इंद्र, बुद्धि, कीर्ति और लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, अष्टकुमारी देवियों का मैंने एग्जाम्पल दिया था। अष्टकुमारी देवियों में ये देवियां आती हैं जो माता की सेवा करती हैं, गर्भ का शोधन करती हैं। ठीक है, गर्भ के समय और जन्म के समय निरंतर माता से तत्वर चर्चा करती हैं, उनका उपयोग शुभ बनाए रखती हैं। यहाँ तक हमने वर्णन देख लिया था, यहाँ तक हमारा पूर्ण हो गया था। अब इसके बाद क्या करना है? हाँ, इनकी आयु के बारे में भी बताया था कि पल्योपम की स्थिति होती है इनकी। एक पल्य की आयु होती है इनकी। पल्य अपन ने समझा है कि कितना बड़ा पल्य होता है। ठीक है, ये कल तक का टॉपिक था जो परसों हमने पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देवल दीदी क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है? इन 7 क्षेत्रों में 14 महानदियां बहती हैं। ठीक है, 7 क्षेत्रों में 14 महानदियां बहती हैं। उन महानदियों के बारे में वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो अपन उसको स्टार्ट करेंगे। सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है अगला? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरित कांता, हरित हरित कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाः, सरितस्तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरित कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाः, सरितस्तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरित कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाः, सरितस्तन्मध्यगाः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्या हरिदरिदि कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्ता दोदः, सरितस्तन्मध्यगः। हाँ, वापस बोल। सरितस्तन्मध्यगाः बोल दो एक बार। हाँ, गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्या हरिदरि कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदः, सरितस्तन्मध्यगः। ठीक है, ये 7 सरिताएं इनके मध्य में से बहती है। किनके मध्य में से? इन क्षेत्रों के मध्य में से। कौन कौन सी? गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरित कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, फिर
स्वर्णकूला रूप्यकूला, जो स्वर्ण रूप्यकूला लिखा है उसमें कूला दोनों के साथ लगाना है, सुवर्णकूला रूप्यकूला, ठीक है। और रक्ता रक्तोदा। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, सिंधु। 7 देखो अपने पास 7 क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में से दो दो नदी बहानी है, हर क्षेत्र में 2 नदियां बहेगी, ठीक है। तो भरत क्षेत्र में पहली 2 क्रम से लगाना है, भरत, फिर हेमवत क्षेत्र में अगली 2, फिर हरि क्षेत्र में अगली 2, विदेह क्षेत्र में अगली 2, फिर रम्यक क्षेत्र में अगली 2, फिर भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत क्षेत्र में अगली 2 और ऐरावत क्षेत्र में अगली 2। तो भरत क्षेत्र की 2 गंगा सिंधु, ठीक है। फिर हेमवत क्षेत्र की रोहित रोहितास्या, हेमवत क्षेत्र की रोहित रोहितास्या, हरि क्षेत्र की हरित हरित कांता, विदेह क्षेत्र की सीता सीतोदा, फिर रम्यक क्षेत्र की नारी नरकांता, नारी नरकांता, फिर हिरण्यवत क्षेत्र की सुवर्णकूला रूप्यकूला, सुवर्णकूला रूप्यकूला, और जो अंतिम ऐरावत क्षेत्र बचा उसमें रक्ता रक्तोदा। अब ये बहने की सीक्वेंस कैसी है? कोई भी कहीं से भी जा रही है क्या? नहीं। उसके लिए अगला सूत्र लिखा, फिर अपन रचना देखेंगे इनकी कैसे बनती है। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूर्वगः। ये जो 2 के जोड़े बन रहे हैं उसमें जो पूर्व वाला है, पहले वाला है, उसका बहाव पूर्व की तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ है। सूत्र में क्या लिखा है? द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः, मतलब जो 2 के जोड़े बने हैं, जैसे गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, ये 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो उसमें से जो पहले वाला नाम है, जैसे गंगा सिंधु में पहले वाला नाम गंगा, फिर रोहित रोहितास्या में पहले वाला नाम रोहित, ठीक है। हरित हरित कांता में पहले वाला नाम हरित। तो इसमें जो पहले वाली नदी है उसका डायरेक्शन फ्लो होने का ईस्ट है, पूर्व है। 2 के जोड़े में पूर्व वाली मतलब पहले वाली पूर्व की ओर बह रही है, मतलब ईस्ट की ओर बह रही है, ठीक है। अगला सूत्र क्या लिखा है? शेषास्तव परगाः, शेषास्त्व परगाः, शेषास्त्व परगाः, क्या बोलते हैं? देवल दीदी सूत्र बोल दो। शेषास्त्वपर्गाः, जो शेष है वो पर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट की ओर बह रही है। जो ईस्ट की ओर बह रही है पहले वाली, जो शेष बची जो बाद वाली है वो पर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट की ओर बह रही है, ठीक है। ये हमने सूत्र देख लिए। अब अपन इनको देखते हैं कि नदियां बह कैसे रही हैं। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? अच्छे से क्लियर दिख रहा है पूरा जम्बू द्वीप? ठीक है, ये है हमारा जम्बू द्वीप। ये भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के ये ब्लैक लाइंस जो हैं ये 6 पर्वत दिखा रहे हैं। हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र बन रहे हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इन पर 6 वर्षधर पर्वतों पर 6 हृद यानी कि 6 सरोवर हैं। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ठीक है। इन 6 सरोवरों में से 14 नदियां बह रही हैं, ठीक है। तो कैसे बह रही हैं? ये जो पहला और अंतिम सरोवर है उसमें से 3-3 नदियां बहेंगी। पहला सरोवर और अंतिम सरोवर, इसमें से 3-3 नदियां बहेंगी, तो कितनी हो गई? 6, ठीक है। और बाकी जो सरोवर है उसमें से 2-2 नदियां बहेगी, तो 4 में से 2 बह गई 8, ठीक है। 8 और 6 14, ऐसे करके 14 नदियां बनेगी। पहले और अंतिम में से 3,
बाकी सब में से 2-2। ठीक है, कैसे बहाएंगे अपन? देखो, अपन पहले पद्म में से बहाना चालू करते हैं। पद्म में से गंगा नदी निकली, ये देखो गंगा नदी निकली, पद्म में से गंगा नदी निकली तो गंगा किधर जाएगी? ईस्ट की ओर। ये देखो यहाँ मैप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझना है। तो गंगा ईस्ट की ओर जाएगी। तो ये गंगा कहाँ मिल रही है? ये लवण समुद्र में जाके मिल रही है, लवण समुद्र में गंगा नदी। दूसरी सिंधु नदी, तो ये वेस्ट में जाएगी। ठीक है, पहली गंगा ईस्ट में, सिंधु वेस्ट में। ठीक है, फिर पद्म में से तीसरी नदी निकलेगी जिसका नाम है रोहितास्या। तो रोहित नदी जो थी, रोहित रोहितास्या, ये जोड़ा था। तो रोहित क्योंकि ईस्ट में जा रही थी तो रोहितास्या वेस्ट में जाएगी। तो देखो ये रोहितास्या वेस्ट में जाएगी और रोहित किस में से निकलेगी? महापद्म सरोवर में से। महापद्म सरोवर में से रोहित निकली और वो ईस्ट में गई। ठीक है, ये पद्म सरोवर में से रोहितास्या निकली जो वेस्ट में गई, और रोहित काय में से निकली है? महापद्म में से, और वो ईस्ट में गई। फिर महापद्म में से दूसरी नदी निकली, हरित कांता। तो जोड़ा क्या था? हरित और हरित कांता। तो हरित नदी ईस्ट में, हरित कांता वेस्ट में। तो हरित कांता निकली है तो वो वेस्ट में, और तिगिच्छ में से हरित निकलेगी वो ईस्ट में। ठीक है, महापद्म में से हरित कांता वेस्ट में, तिगिच्छ में से हरित निकली वो ईस्ट में। अब तिगिच्छ में से दूसरी नदी निकली जिसका नाम है सीतोदा। जोड़ा क्या था? सीता सीतोदा। तो सीता ईस्ट में, सीतोदा वेस्ट में। तो सीतोदा निकली है इसमें से तो वो वेस्ट में जाएगी, और सीता किस में से निकली है? केसरी में से। केसरी में से सीता निकली, वो ईस्ट में गई। ठीक है, फिर अगली कौन सी थी? केसरी में से एक और निकली, नरकांता। ठीक है, जोड़ा क्या था? नारी और नरकांता का। तो नारी ईस्ट में, नरकांता वेस्ट में। तो नरकांता निकली, वो वेस्ट में जाके मिल गई लवण समुद्र में, और नारी काय में से निकली है? महापुंडरीक में से। ये महापुंडरीक में से निकली और यहाँ पर जाकर के ईस्ट में मिल गई। ठीक है, फिर महापुंडरीक में से दूसरी नदी निकली, रूप्यकूला। ठीक है, जोड़ा किसका था? सुवर्णकूला रूप्यकूला। तो सुवर्णकूला निकलेगी ईस्ट में, रूप्यकूला निकलेगी वेस्ट में। ठीक है, सुवर्णकूला निकली ईस्ट में, रूप्यकूला निकली वेस्ट में। तो महापुंडरीक में से कौन सी निकल रही है? रूप्यकूला, वो पहुंच रही है वेस्ट में। और सुवर्णकूला काय में से निकली है? पुंडरीक में से। पुंडरीक में से सुवर्णकूला निकली और वो ईस्ट में जाकर के लवण समुद्र में मिल गई। मैंने क्या बताया था? पहले और आखिरी सरोवर में 3-3 नदियां निकलती हैं। तो एक तो सुवर्णकूला निकल गई, दूसरी कौन सी है? रक्ता रक्तोदा। रक्ता रक्तोदा। तो रक्ता मिलेगी ईस्ट में और रक्तोदा मिलेगी वेस्ट में। ठीक है, पद्म सरोवर, गंगा सिंधु, गंगा सिंधु, गंगा ईस्ट, सिंधु वेस्ट। रोहित रोहितास्या, रोहित ईस्ट, रोहितास्या वेस्ट। हरित हरित कांता, हरित ईस्ट, हरित कांता वेस्ट। सीता सीतोदा, सीता ईस्ट, सीतोदा वेस्ट। नारी नरकांता, नारी ईस्ट, नरकांता वेस्ट। सुवर्णकूला रूप्यकूला, सुवर्णकूला ईस्ट, रूप्यकूला वेस्ट। रक्ता रक्तोदा, रक्ता ईस्ट, रक्तोदा वेस्ट। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन बने तो मैं कैसे क्वेश्चन दूंगा कि सीता नदी कौन से सरोवर में से निकल रही है? तो केसरी सरोवर में से निकल रही है, इसलिए ये मैप ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि ये सुवर्ण क्या बोलते हैं, रूप्यकूला कौन से सरोवर में से निकल रही है? तो महापुंडरीक सरोवर में से निकल रही है। या फिर तिगिच्छ सरोवर में से निकलने वाली नदियों के नाम क्या हैं? तो एक सीतोदा, एक हरित, हरी, हाँ हरी। ठीक है, ऐसे बनेंगे। ये नदियां कैसे निकल रही है सबको समझ में आई?
सब मिल रही लवण समुद्र में है ना जाके, सब मिलती रवण समुद्र में जाके। क्योंकि जम्बू द्वीप के बाद वही है, हाँ हाँ। इसीलिए। कनिका दीदी, सौरभ भैया, समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये 6 नदियां हैं। अब इसमें एक चीज ये अपन क्लियर कर, सॉरी 14 नदियां हैं, है ना? ये तो रोज पढ़ते हैं सुबह मंदिर में जब जल शुद्ध करते हाँ, हैं, जल इन्हीं का शुद्धि तो करते पढ़ते हैं तो हैं। ये मंत्र रोज बोला जाता है जिसमें इन नदियों का नाम आता है। ठीक है, अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये गंगा और सिंधु नदी, ये वही गंगा और सिंधु नदी नहीं है जो हमको वर्तमान में सुनने को मिलती है। ठीक है, ये नदियों का विस्तार तो बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो तालाब बता रहे हैं हम, इस पद्म तालाब की लंबाई कितनी है? 60,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई बनती है। 60,000 किलोमीटर। उसमें से बड़ी बड़ी नदियां निकल रही हैं, महानदी कहते हैं इनको। ठीक है, तो वर्तमान में इनसे प्रेरित होकर के नाम गंगा सिंधु भले रख दिया गया हो, लेकिन ये वर्तमान में बहने वाली गंगा सिंधु नदियां नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वो गंगा सिंधु नदी हम देख लेंगे तो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे कि वो कितनी बड़ी बड़ी विशाल विशाल नदियां हैं। ठीक है, और ये तो क्या है, जरा जरा सी हैं। मतलब उनके सामने देखे तो नाले बराबर भी नहीं है ये नदियां, नाला क्या नाली बराबर नहीं है ये नदियां। ठीक है, तो ये बहुत महान बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद एक सूत्र और होगा। हाँ भैया। ये जो अपने भारत देश में जो नदियां बहती है वो गंगा का ही पार्ट है क्या या अलग? हाँ, हो सकता है इनकी परिवार नदियां हों। अगले सूत्र में बताया है कि इनकी परिवार नदियां होती हैं। परिवार नदियां कैसी होती हैं? इनसे छोटी छोटी निकलने वाली। तो हो सकता है उनमें से कोई हो, लेकिन ये ओरिजिनल गंगा और सिंधु नदी नहीं है। ठीक है, तो अगला सूत्र क्या लिखा? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। सोनाली का सूत्र बोलोगे? चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। ठीक है, गंगा सिंधु आदि नदियों की 14,000 चतुर्दश नदी मतलब 14,000 परिवार नदियां होती हैं। ठीक है, गंगा सिंधु नदी की कितनी परिवार नदियां हो गई? 14,000। गंगा की 14,000 परिवार नदियां, सिंधु की 14,000 परिवार नदियां। अब आगे क्या होता है? तो आगे डबल डबल हो जाती है। रोहित की 28,000, रोहित आस्या की भी 28,000, हरित की 28 का डबल 56,000 56,000, और फिर इसकी कितनी, हरित कांता की भी 56,000। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे सीतोडा में और डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,12,000। है ना, 1,12,000। सीतोदा की भी 1,12,000। फिर वापस ऊपर कम होने लग जाएगी। फिर 56,000 नारी की, 56,000 नरकांता की, सुवर्णकूला की 28,000, रूप्यकूला की 28,000, और फिर अंतिम बचा रक्ता रक्तोदा, उसकी गंगा सिंधु के समान 14,000 नदियां होती हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो कहाँ तक बढ़ रही हैं। ये 14, भरत क्षेत्र में बहने वाली की 14, फिर 28,000, फिर 56,000, फिर 1,12,000, फिर वापस कम होना चालू हो गई 56,000, 28,000, और फिर 14,000। ठीक है, ये इनका अपन ने देख लिया नदियां कैसे बहती हैं। अब ये नदियां एक्चुअली बह कैसे रही हैं, तो अपन इसको आगे देखते हैं। मैं 1 मिनट बना लूं, उसके बाद अपन देखेंगे।
ये अपन टॉप व्यू से देख रहे हैं। देखो, अगर अपन, ये कौन सा पर्वत है? हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत के ऊपर ये सरोवर कौन सा है? ये पद्म सरोवर है। ये पद्म सरोवर है हिमवन पर्वत में। एक मिनट पिन कर लूं मेरी स्क्रीन सबके लिए। ये पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर हिमवन पर्वत पर है। ठीक है। इस हिमवन पर्वत पर ये पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। इसमें से दो नदियां निकल रही है। जो ईस्ट में जा रही है वो गंगा नदी, और जो वेस्ट में जा रही है वो सिंधु नदी है। ठीक है। जो ईस्ट में जा रही है वो गंगा नदी, जो वेस्ट में जा रही है वो सिंधु नदी। तो ये नदियां क्या करती हैं? इस पद्म सरोवर में से निकलती हैं। यहाँ से एक और नदी निकल रही है, नाम कौन बताएगा उसका? हैंड रेस करो, हैंड रेस। अंकेश भैया के अलावा सौरभ भैया। रोहित आस्या। ठीक है। यहाँ से तीसरी नदी निकल रही है, उसका नाम रोहित आस्या। ठीक है। तो गंगा ईस्ट में, सिंधु वेस्ट में। अब ये क्या करती है? जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से करीब 500 योजन इसी पर्वत पर जाएगी सीधी। ठीक है। 500 योजन जाकर के नीचे टर्न लेगी। कि यहाँ कितना डिस्टेंस चलेगी? 523 योजन के आसपास। यहाँ कितना चलेगी? 500 योजन ऐसे में। ठीक है। और ऐसे लंबाई में कितना चलेगी फिर? 523 योजन। ठीक है। 523 योजन चलेगी। फिर क्या होगा? पर्वत कैसे हैं हाइट में? दीवाल जैसे हैं पर्वत, है ना। अब अपन फ्रंट व्यू देखें अगर, तो पर्वत कैसे हैं? ये देखो, ये पर्वत है। अब पर्वत से क्या करना है? नीचे गिरना है उसको। दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी। हाँ। अब पर्वत से नीचे गिरना है, तो सपोज ये पॉइंट है जहां से वो नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर क्या, एक वृषभाकार मुख है, वज्रमय। वृषभाकार मुख मतलब ऐसा मुख जो कि बैल के समान या गाय के समान दिखता है। ठीक है। ऐसा वृषभाकार मुख है। उस मुख में से ये गंगा नदी नीचे गिरती है। ठीक है। उस मुख में से ये गंगा नदी यहां से आई, तो यहां पर वो वृषभाकार मुख है। उस वृषभाकार मुख में से वो गंगा नदी नीचे गिरती है। तो वो गंगा नदी जब नीचे गिरती है तो वो कैसे गिरेगी? यहां से ऐसी। ठीक है। यूं। ऐसी गंगा नदी उसके मुख में से नीचे गिर रही है। वाटरफॉल जैसे होता है ना, पहाड़ पे से गिर रहा है वैसा। तो ऐसा इस वृषभाकार मुख में से गिरती है। तो अब नीचे कैसे गिर रही है? तो यहाँ नीचे एक कुंड बना हुआ है। यहाँ नीचे एक कुंड बना हुआ है। ठीक है। उस कुंड के ऊपर क्या है? एक पर्वत बना हुआ है। उस कुंड के ऊपर एक पर्वत बना हुआ है। उस पर्वत के ऊपर एक महल बना हुआ है। ठीक है। उस पर्वत के ऊपर एक महल बना है। उस महल के ऊपर एक कमल है। ठीक है। उस महल के ऊपर एक कमल है। उस कमल के ऊपर एक अकृत्रिम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ठीक है। यहाँ प्रतिमा बनाएंगे, अभिनय होगी, अच्छे से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस कमल के ऊपर सिंहासन है, सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, पद्मासन। ठीक है। यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। समझ में आ रहा है सबको? वो गौमुख से गिरी। गौमुख के नीचे एक कुंड है। कुंड के ऊपर एक पर्वत है। पर्वत के ऊपर एक महल है। महल में व्यंतर देव रहते हैं। ठीक है। उस महल के ऊपर एक कमल बना हुआ है, पृथ्वी का एक कमल। उस कमल के ऊपर एक सिंहासन है जिसके ऊपर जिनेंद्र भगवान की अकृत्रिम प्रतिमा विराजमान है। तो जब ये गंगा नदी और सिंधु नदी नीचे गिरती है ना, तो ये इस प्रतिमा का अभिषेक करते हुए नीचे गिरती है। ठीक है। तो गंगा नदी को पवित्र क्यों माना था? क्योंकि ये गंधोदक है। ठीक है।
वर्तमान में तो फिर ये गंगा वो वाली नदी है ही नहीं, लेकिन जो गंगा का पानी है वो पवित्र क्यों माना गया था अकृत्रिम गंगा नदी का? क्योंकि ये गंधोदक था। हाँ श्रेयस भैया। ये वो कमल अलग है ना, और एक और जो पर्वत तालाब हाँ, के ऊपर कमल वो थे जो वो अलग कमल है। हमने देखा, वो वाला कमल इस तालाब के मध्य में स्थित हाँ, वो तालाब के मध्य में है जो है है। ना। वो उस हाँ तालाब से ठीक है। नदी आ रही है, इस कुंड के इधर है। हाँ ठीक है, ये नीचे कुंड के जो गिर रहा है वो है। हाँ, ये वो वाला कमल अलग है और ये वाला कमल अलग है। ठीक 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 है, ठीक ठीक। वो कमल ये रहा और ये कमल ये रहा। राइट राइट। हाँ, इसमें श्रीदेवी वगैरह रहती हैं और इसमें बाकी हाँ के हाँ निकलते। ठीक है, अंकेश भैया बोलो। मतलब पहले नीचे कुंड, कुंड के ऊपर पर्वत, पर्वत के ऊपर महल और महल के ऊपर कमल। कमल के ऊपर प्रतिमा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ये ध्यान में रखना हाँ आपने। ठीक है, अब एक मान्यता और क्या निकलती है, ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया लेकिन मैंने महाराज जी वगैरह के मुख से सुना है कि जो अन्य मत में क्या हुआ कि शिव की जटाओं में से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो एक मतलब मैंने महाराज जी के मुख से सुना है, मेरे पढ़ने में नहीं आया कहीं भी और, कि ये जो प्रतिमाएं हैं इस प्रतिमाओं में जटाएं हैं। ठीक है, जैसे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में जटाएं होती है ना, वैसी ये जटा वाली प्रतिमाएं हैं। और क्योंकि इन जटाओं का अभिषेक मतलब भगवान की प्रतिमा के ऊपर मस्तक का अभिषेक करते हुए निकलती है, इसीलिए फिर मान्यता ये बन गई कि गंगा नदी जो है वो इनकी जटाओं में से निकल रही है। और क्योंकि ये मोक्ष जा चुके अरिहंत देव की प्रतिमा है, तो इसीलिए इनको शंकर भी कहा गया, क्योंकि अपने तो सहस्त्रनाम स्तोत्र में इनको शिव शंकर ऐसे नाम भी दिए गए, भूतनाथ नाम दिए गए। तो इसीलिए इनको ऐसा कहा गया कि शंकर की जटाओं में से गंगा नदी बहती है। वो चलते चलते ये बन गया कि शंकर मतलब भोलेनाथ शंकर की जटाओं में से गंगा नदी बहती है। ये जैनिज्म में शंकर जी का कोई वर्णन है क्या अपने? रुद्र के जैसे रूप राम। में है। अच्छा, रुद्र। और बुद्ध का? किसका? बुद्ध। बुद्ध का ऐसा वर्णन नहीं है, बुद्ध तो जैन मुनि ही थे, बाद में ब्रह्मा दीक्षा से सॉरी भ्रष्ट हो ब्रह्मा गए। ब्रह्मा का। नहीं, ब्रह्मा का ऐसा कुछ नहीं है ठीक। जिनने ऐसे यूनिवर्स वगैरह बनाया करा, ऐसे ब्रह्मा नहीं। ये समझ में आया सभी को कि ये गंगा नदी और सिंधु नदी बहती कैसे है, कैसा वृषभाकार मुख है और उस मुख के नीचे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, अब वो गंगा सिंधु नदी जो है वो भरत क्षेत्र को कैसे विभाजित करती है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, एक बार बनाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद बताऊंगा। हाँ हाँ, ये सब सूत्र में नहीं है ना, इसीलिए। ये ठीक है। हाँ सही में देवांग बहुत मेहनत से पढ़ाता है यार ये देखो, ये अपन ने भरत क्षेत्र देख रहे हैं सिर्फ अपन। ठीक है, भरत क्षेत्र कैसा है, ऐसे डी शेप का है भरत क्षेत्र, पूरे उसमें डी शेप का भरत क्षेत्र है, सबको इमेजिन करते बन रहा है, सिर्फ उसको अपन ने एनलार्ज करके देखा है। ठीक है, इस भरत क्षेत्र में क्या है, ये हिमवन पर्वत है। इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच एक विजयार्ध पर्वत है। इसका नाम विजयार्ध क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर चक्रवर्ती की विजय आधी हो जाती है,
मतलब वो आधा जीत गया। चक्रवर्ती की विजय आधी, अर्धचक्री तो 3 ही खंड का स्वामी होता है ना। तो ये यहाँ पर पहुंचने पर चक्रवर्ती की विजय आधी हो गई, इसलिए इसका नाम विजयार्ध पर्वत पड़ा। ठीक है, ये भरत क्षेत्र, हिमवन पर्वत, विजयार्ध पर्वत। ठीक है, फिर ये हिमवन पर्वत से 2 नदियां निकली, गंगा नदी ईस्ट में, सिंधु नदी वेस्ट में। गंगा नदी ईस्ट में और सिंधु नदी वेस्ट में। ठीक है, तो इस गंगा, सिंधु और इस विजयार्ध पर्वत के कारण इस भरत क्षेत्र के 6 टुकड़े हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड हो गए। ऐसे बनते हैं 6 खंड, इसलिए वो 6 खंड का अधिपति हाँ, कहलाया। ऐसे वो 6 भरत खंड का चक्रवर्ती। अधिपति कहलाता है। ठीक है, ये पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 खंड हो गए। ठीक है, यहां तक पहुंचने पर वो 3 खंड का स्वामी हो जाएगा। 6 में से 3 जीत लिए, इसलिए विजयार्ध नाम दिया है इसका। ठीक है, ये 6 खंड हो गए। हम किस खंड में हैं बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, तो इसमें से 5 खंड जो हैं, 5 मलेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। 5 मलेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। तो ये मलेच्छ खंड है, ये भी 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 मलेच्छ खंड है, ये आर्य खंड है। इस आर्य खंड में हम रहते हैं। ठीक है, इस आर्य खंड में एक डॉट बराबर करीब हमारी दुनिया है। ये डॉट दिख रहा है सबको? इतनी छोटी सी हमारी दुनिया है जिसको हम देख पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है। तो अभी हम इस डॉट पर हैं, अभी तो हम यहाँ नहीं पहुंचे, हम का चांद तारों पर पहुंचेंगे। ठीक है, सही बात है। आर्यखंड में सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बिल्कुल आर्यखंड में सारे कॉन्टिनेंट्स हैं भाई योजनों का विस्तार है यहाँ हाँ। पे। अभी अगला ये अपन तो भरत कुछ नहीं क्षेत्र है। का विस्तार देखेंगे, तो भरत क्षेत्र का अगले सूत्र में ही विस्तार है। ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी करीब करीब 2 योजन की है बस, और ये करीब करीब 100 नहीं 250 योजन के आसपास का आर्यखंड है। तो 250 योजन में 2 योजन कितना सा मायने रखेगा। ठीक है, तो अपन बोल देते हैं कि ये अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब मलेच्छ खंड में आते हैं, लेकिन हाँ, कोई कई मलेच्छ लोग खंड में बोलते नहीं हैं है, नहीं आते। बोलने में हाँ आता ही है सर। हाँ, सही कह रहे है ना, हो। ये कि सब मिलेच आर्यखंड जाती में है। वो क्योंकि उनके रहन सहन वैसा है, धर्म की बात नहीं है, प्रवृत्ति ऐसी है, मांसाहार बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको मलेच्छ जैसा कहने में आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली है आर्यखंड में। ठीक है, अगर वो मलेच्छ खंड होता तो यहाँ से हम जाकर के, इसलिए यहाँ जन्म क्योंकि बाकी मलेच्छ है। नहीं, बाकी तो उस समय पृथ्वी ऐसी रचना ही नहीं थी जैसी वर्तमान में दिखती है। ठीक है, और जरूरी थोड़ी है जैसी दिखती हो वैसी ही रचना हो। हाँ, भाई हमारे धर्म के हिसाब से ऐसी रचना थोड़ी है पृथ्वी की, वो गोल है ही नहीं। गोल है ही नहीं ना, वो तो कुछ हाँ वही, डिस्टरबेंसेस के कारण वो तो ऐसा भाई हुआ। साइंटिस्ट ने जो आविष्कार कर लिया या जो दिख गया, जिसने बता दिया, वो मान्य है अभी सब जगह, बस ऐसा है। वही तो ये तो मुनि सुव्रत तीर्थंकर के काल के समय कुछ डिस्टरबेंसेस हुए तो कॉन्टिनेंट्स वगैरह बन गए। ठीक है, वरना ऐसी कोई रचना तो थी नहीं, तो सर्वत्र विचरण होता था तीर्थंकरों का, बस जन्म अयोध्या नगरी में होता था और निर्वाण समेत शिखर जी में होता था। वो सब यहीं पर है, आर्यखंड में, इस डॉट के अंदर है। ठीक है, तो ये 6 खंड हैं, 6 में से 5 मलेच्छ खंड है और 1 आर्यखंड है। अब देखो चक्रवर्ती क्या करता है, जब चक्रवर्ती जाता है तो उसकी जब विजय हो जाती है 6 खंडों की, तो अपन ने सबने सुना है कि एक पर्वत है जिस पर वो अपना नाम लिखने जाता है। ठीक है, वो पर्वत कहाँ पर है, शिला जैसा पर्वत है वो यहाँ पर स्थित है, इस वाले मलेच्छ खंड में स्थित है वो पर्वत। इस पर्वत का नाम है वृषभाचल पर्वत। ठीक है, इस पर्वत का नाम है वृषभाचल पर्वत। उस वृषभाचल पर्वत, पर्वत क्या, वो शिला जैसी है एक, उस शिला पर अपना नाम लिखने जाता है वो, जहां पर चक्रवर्ती भरत ने अपना नाम लिखने का सोचा था, और फिर क्या हुआ, अभिमान खंड चूर चूर। हाँ, जगह ही नहीं मिली।
इतने नाम है। ठीक है, ऐसे अनंतो चक्रवर्ती हो चुके हैं तो नाम मिटा के लिखना पड़ता है। इस पर्वत पर वो नाम लिखने जाता है। वो पर्वत कहाँ पर है? इस मलेच्छ खंड में वो पर्वत स्थित है। ठीक है, हम वर्तमान में कहाँ रहते हैं? इस आर्यखंड की इस छोटी सी दुनिया में रहते हैं। ये भरत क्षेत्र की रचना सभी को समझ में आई है ना? सौरभ भाई एक मिनट रुक जाना। हाँ एक मिनट, सबको समझ में आ गया ये? कनिका दीदी, देवल दीदी, ठीक है। सौरभ भैया बोलो। इसमें विजयात, जैसे अभी अपन ने 6 पर्वत पढ़े ना, तो हाँ। विजयात पर्वत तो आया नहीं था उसके अंदर। हाँ, उसमें विजयार्ध पर्वत नहीं है क्योंकि वो है ना, देखो भरत क्षेत्र के अंदर पर्वत है। हमने जो पर्वत पढ़े वो क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले पढ़े। ये पर्वत भरत क्षेत्र के अंदर ही आता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम नहीं आया। ये वर्षधर पर्वत नहीं है। विजयार्ध पर्वत जो है वो वर्षधर पर्वतों की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे विजयार्ध पर्वत ऐरावत क्षेत्र में भी हैं, विदेह क्षेत्र में भी हैं। विदेह क्षेत्र में एक एक नगरी में ऐसे 5-5 मलेच्छ खंड और एक एक आर्यखंड बनते हैं। मैं रचना बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक दिन। ठीक है, सूत्र में नहीं आएंगी ये, लेकिन मैं समझा दूंगा अच्छे से। इनके फोटो भी लेते जाना दिव्यांग साथ में। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे वो नदियों का ले रखा था, इसका एक और ले हाँ, लेता हूँ क्योंकि अगला ले टॉपिक लेना, आएगा तो ये। क्योंकि फोटो से याद रह जाएगा हाँ। टाइम तक। ठीक है, मैं ले लिया है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अब एक सूत्र और देख लेते हैं अपन आज के लिए, क्योंकि ये भरत क्षेत्र का टॉपिक चल ही रहा है तो अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगला सूत्र क्या लिखा है? भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। ठीक है, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं सूत्र में। क्या लिखा है? सबसे पहले तो षड्विंशति मतलब 26। तो 26 के बाद क्या लिखा है? पंचयोजन शत मतलब 500। ठीक है, तो 526। 526 कैसे बना? षड्विंशति मतलब 26 और पंचयोजन शत मतलब 500, तो टोटल कितना हो गया? 526। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या लिखा है? षड्चैकोनविंशति भागा मतलब 19 भागों में से 6 भाग। कैसे बनेगा? अपने को इंटीजर्स और ये सब पढ़ने आते हैं ना, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। तो अपने आचार्यों का मैथमेटिक्स देखो कि उस समय भी उनको सब पता था। क्या लिखा है? पहले 26, काला पेन का है। आर्यखंड का विस्तार नहीं बताया है इसमें कि सबके हैं अलग अलग? नहीं, आधा है इसका आधा कर दो। ठीक है, अभी पूरे अच्छा, भरत, आर्यखंड का आधा भरत क्षेत्र जो है। हाँ भरत क्षेत्र का ये वाला विस्तार बता रहे हैं अभी, ओके, है ना? ये ठीक। विजयार्ध पर्वत एग्जैक्ट बीच में है तो इसका आधा कर देंगे तो आर्यखंड का आ हाँ, जाएगा, तो वो आर्यखंड का निकल जाएगा, है ना? ये दोनों मतलब। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा? सबसे पहले लिखा 26। ठीक है, फिर लिखा पंचयोजन शत मतलब 526। फिर क्या लिखा? षड्चैकोन विंशति मतलब हाँ 19 भाग। एक न्यून विंशति मतलब 20 होता है, एक न्यून विंशति मतलब 19। 19 भागों में से 6 भाग मतलब 526 इंटीजर 6/19। ठीक है, इतने योजन का भरत क्षेत्र का विस्तार बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है? 526 इंटीजर 6/19 योजन। ये विस्तार है भरत क्षेत्र का। ठीक है, इतने पूरे का जो विस्तार है वो इतना है। समझ में आया कैसे बना? ये बता 26, फिर 5 योजन शत मतलब 526 और फिर 6/19 योजन, ऐसा विस्तार बनेगा भरत क्षेत्र का। ठीक है, इसके आगे जो है वो क्षेत्र और पर्वतों के विस्तार वो अपन कल देखेंगे।
अभी अपन ने भरत क्षेत्र लगभग पूर्ण पढ़ लिया है कि भरत क्षेत्र जो है उसमें एक विजयार्ध पर्वत है, गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत के कारण ये 6 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। उस 6 क्षेत्रों में से ये 5 मलेच्छ खंड है और ये आर्य खंड है। उस आर्य खंड में 2 योजन की हमारी पृथ्वी है और ये कितना है, तो करीब करीब 250 से भी ऊपर योजन का इसका विस्तार है। ठीक है, ये पूरा आर्यखंड का, और उतना ही इसका विस्तार है। इस वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है। इस प्रकार की भरत क्षेत्र की रचना है और ये भरत क्षेत्र की रचना और नदियों की रचना यहाँ पर पूर्ण हुई। कल हम देखेंगे कि आगे जो क्षेत्र हैं और जो पर्वत हैं उनका विस्तार कितना कितना बनता है। ठीक है, आज जितना पढ़ा है सबको क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? जनवाणी स्तुति करें, हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। काय अवसर करेंगे।